से स्वागत है। एमएलसी चुनावों की जंग देखिए आज जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 36 में से 9 सीटें बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। 27 सीटों पर आज जो है वो वोटिंग हो रही है, लेकिन इन्हीं 27 सीटों को लेकर लगातार बयानबाजी भी जो है वो की जा रही है। विपक्ष अपनी तरफ से अपनी बातों को रख रहा है, निष्पक्ष चुनावों का जिक्र कर रहा है। लोकतंत्र की बात सत्ताधारी पार्टी करे कि लोकतंत्र का चुनाव है, हम लोकतंत्र और निष्पक्ष तरीके से इसे करा भी रहे हैं। सुरक्षा भी बहुत टाइट है। जावेद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। थोड़ी देर पहले जब आपकी शमशेद जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कुछ जातिवाद को लेकर सवाल किया कि यादवों को लेकर आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपने बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, इस चुनाव में आप ये सब क्यों लेकर आ गए। तो आपको शायद अपनी सूची देखनी चाहिए कि सबसे ज्यादा 19 यादव प्रत्याशी हैं आपके इस बार के एमएलसी के चुनावों में। देखिए, जो चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा, जो आवेदन करेगा, पार्टी तो उसी को प्रत्याशी बनाएगी। मेरी जो बात थी, आप बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। शमशेद जी ने जो कहा था, इसमें हर समय जातिवाद की बात करना, एक जातिवाद को मजबूत करना और दूसरे जातिवाद को तोड़ने का काम करना, दलित पिछड़ों को गुलाम बनाने का काम करना, उनके अधिकार हड़प लेना, उनका आरक्षण खत्म कर देना, लिटरल एंट्री के नाम पर आपने आईएएस पैदा कर दिए, आरक्षण खत्म किया। आपने सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का अधिकार मान लिया और निजीकरण के नाम पर तो पूरी आरक्षण की व्यवस्था को ही आप खत्म कर दे रहे हो। और उसके बाद आप जातिवाद का आरोप हम पर लगाओगे तो हम तो फिर जवाब देंगे ही देंगे। पहली बात आपने लेकिन जवाब जो दिया ना जावेद जी, मैं उसी का तो आपको ये रिपीट सवाल कर रही हूँ ना कि आपने बोला कि चुनावों में जातिवाद कहां से आ गया। ये आरोप दोनों ही पार्टियां लगाती हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये बीजेपी भी लगाती है और आप भी लगाते हैं। तो दोनों ही लोग ये नाथ है कि दोनों लोगों की लिस्ट में ठाकुर और जो यादव है वो सबसे ज्यादा है अगर देखे जाए तो, और दोनों ही पार्टी का नकार दे इस बात को तो फिर वो कहां से सही है। नहीं तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अपना गिरेबान झाके आप भी लगा रहे हैं ना, आप भी लगा रहे हैं। हमने आरोप शिवांगी जी नहीं लगाया, ठीक है, हमने ये सफाई दी आपने, अभी आरोप नहीं लगाया। आप स्वीकारते ही नहीं किसी बात को। शमशेद जी जरा बताइए। नहीं, मैंने आप ये बताइए, क्या ये तथ्य नहीं है तो वरिष्ठ लोग बैठे मनोज जी और प्रदीप जी कि निजीकरण से आरक्षण की व्यवस्था समाज। अभी एमएलसी चुनाव पर आ जाइए जावेद जी, अभी जरा एमएलसी चुनाव पर आ जाइए, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी बहुत पहले से तैयारी शुरू कर चुकी थी। बूथ लेवल पर, यहाँ पर क्लस्टर के तौर पर, यहाँ पर जगह जगह जाकर अपने बड़े चेहरों को, अपने प्रत्याशियों के लिए खड़ी रही यहाँ पर, और आज ये बड़े चेहरे दिख रहे हैं बीजेपी के। तो बीजेपी ने एमएलसी चुनावों को भी हल्के में नहीं लिया, लेकिन आपने ले लिया मुझे लगता है। शमशेद जी बताइए जरा, कैसे आपकी तैयारी रही। देखिए, हमने बताया, शिवांगी जी, मैंने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेती। हमेशा जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है वो उस बात को निगाह में रखती है कि अगला चुनाव कौन सा होने वाला है। जिस तरीके से आपने देखा कि 2022 का चुनाव हुआ है तो वो 2024 को निगाह में रखकर हुआ है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी होता है, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में होता है, और सारी बातें हम पैनल के माध्यम से, हमारी कमेटी के माध्यम से हम जांच बैठाकर जब पूरी तरीके से मुतमईन हो जाते हैं तब हम किसी प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। और उसके बाद उस प्रत्याशी के साथ नीचे से लेकर ऊपर तक की ताकत लगाई जाती है कि कहीं पर प्रत्याशी का मनोबल न गिरे और कहीं पर जनता को यह महसूस न हो कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत हल्के में चुनाव को ले रही। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। 100 सीटों में पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास 33 सीटें हैं एमएलसी की, और इस बार ये जो 36 सीटें आ रही हैं इसमें से भी हमारे खाते कम से कम 34 या 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में अगर आ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद में पूरी तरीके से बहुमत हासिल हो जाएगा और ये 2024 के चुनाव में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हमने पहले ही बताया कि लोकसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन उसके बीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आवास पर बैठाकर सारे मंत्रियों को, सारे सांसदों को यह निर्देश दिया कि एमएलसी का चुनाव जो हो रहा है उसमें आप पूरी ताकत के साथ लग जाएं। और उसी वक्त कुछ नेता तो उसी वक्त निकल गए थे, वहीं से प्रधानमंत्री आवास से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, जिनका घर करीब था वो अपने बाई रोड निकल गए और उन्होंने जाकर एमएलसी चुनाव में मेहनत की। और आज जो चुनाव हो रहा है उसमें आप देख लें कि गिनती जो होना है वो बाद में होना है, लेकिन जीत हमारी यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है। शिवांगी जी, मनोज जी मैं आपके पास
आ रही हूँ सवाल को लेकर, क्योंकि बीजेपी को आप शुरू से देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी की तैयारी रहती है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में वो कूद पड़ती है। एमएलसी के चुनाव में भी पूरे दमखम से कूदी भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में अगर विपक्षी के तौर पर सपा को देखे तो कहां पर खामी सपा की इस बार के चुनावों में रह गई? देखिए, प्रश्न खामी का नहीं है, प्रश्न राजनीतिक रूप से दूरदर्शिता का है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव को लक्ष्य में रख करके चलती है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में आप अगर नेताजी को देखें, हाँ। मुलायम सिंह जी को देखें तो मुलायम सिंह जी भी हमेशा, हमने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, चर्चा, पर्चा और खर्चा, तीन की बात खुद करते थे। और नेताजी के समय में अगर आप समाजवादी पार्टी का इतिहास भी देखें तो नेताजी के समय में हमेशा आंदोलन होते रहे, लोगों को वो सजग करते रहे राजनीतिक। और अगर उस रूप में देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। और बाद में ये मुलायम सिंह जी ने अकेले इस पार्टी को बनाया और उन्होंने अकेले दमखम पर इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया। देश में भाई एक बार वो प्रधानमंत्री की रेस में भी आए, ये अलग बात है कि रक्षा मंत्री होकर के रह गए। तो राजनैतिक रूप से सजगता जिस राजनीतिक दल में होगा, ये भी एक कंपटीशन है। जैसे वो छात्र हमेशा सफल होता है जो कंपटीशन में हमेशा सजग रहता है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है, एक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। और प्रतिस्पर्धा में लगा तो डार्विन की थियरी है सर्वाइवल और फिटेस्ट की, तो भाई सर्वाइवल उसी का होगा जो फिटेस्ट होगा। और फिटेस्ट और सर्वाइवल के लिए आपको डार्विन आज भी रिलेवेंट है। तो राजनीतिक रूप से, चूंकि यहाँ राजनीतिक चर्चा हो रही है, यहाँ हम कोई विद्यार्थी को नहीं बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो सजग रहेगा, राजनीतिक रूप से संगठनात्मक रूप से जो विजिलेंट रहेगा, चर्चा, पर्चा, खर्चा, नारा नेताजी का है। लेकिन अगर आप देखें तो उसको आत्मसात अब भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से, मोदी जी के आने के बाद से वो चर्चा, पर्चा, खर्चा। यहाँ पर मनोज जी, मैं 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी चर्चा, पर्चा और खर्चा पे चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य होता है जनता, विश्वास और राष्ट्रवाद। इस पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। देखिए, वो पॉलिटिकल मोटो है, हम पॉलिटिकल मोटो की बात नहीं कर रहे हैं, हम संगठनात्मक रूप से सजग रहने की बात कर रहे हैं। खर्चे का मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं है, खर्चे का मतलब हुआ कि भाई कार्यकर्ता मिले, कार्यकर्ताओं के साथ चाय पिया, चाय पर चर्चा, क्लियर करना चाहता हूं, चर्चा, पर्चा और खर्चा। खर्चा का मतलब कोई धन देना नहीं, खर्चा का मतलब चाय पिलाना भी होता है कि चाय पर चर्चा। पर्चा का मतलब होता है लिटरेचर अपना बंटना, ताकि हमारी बातें जन जन तक पहुंचे। जो भी राजनीतिक पार्टी सजग रहते हैं, वो बात सही है, जो भी राजनीतिक दल सजग रहेंगे और संगठनात्मक रूप से जहां भी जनता पार्टी इस पे काम नहीं करती है। हम भारतीय जनता पार्टी को हम तो राजनीति की बात कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। और जो भी अपने इस नियम पर चलेगा, कोई भी होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और चर्चा की जो बात तभी एक मजबूत विपक्ष बनेगा। बिल्कुल खाली एमएलसी में नहीं, वो हर बार रहती, लेकिन अभी जो चुनाव है उसका हम रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं। राजनीतिक समाजवादी पार्टी के पास देखिए शिवांगी जी, कभी भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटों पर थी, लेकिन अपने राजनीतिक कुशलता से, अपने अभियान से और संगठनात्मक कार्यों से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज पूरे देश में राज कर रही है। और मेहनत करते रहना और अपने आप को मजबूत करना जरूरी है हर एक दल। अगर आप दूसरी तरफ देखें, मनोज जी, मैं आपके मेरे संवाददाता आगरा से जुड़ चुके हैं, आगरा से जुड़ चुके हैं, शोभित हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अभी मौजूद है जहां पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वो जारी है पोलिंग बूथ पर। जरा बताइए शोभित, वहां की तस्वीर क्या है? देखिए शिवांगी, मैं सबसे पहले आपको पोलिंग बूथ के ये ताज़ा हालात है, ये पैरामिलिट्री है। जस्ट थोड़ी देर पहले अभी बेबी रानी मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो अंदर वोट करने गई हैं, अपने मत का प्रयोग करने गई हैं। ग्रामीण विधानसभा से विधायक भी हैं, वो नवीन जैन वोट कर चुके हैं। एमएलसी भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे वोट कर चुके हैं और अपनी जीत का दावा किया है। वोटर हैं आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट पर, तो लगातार जो यहाँ प्रत्याशी हैं, उसके बाद जो वोटर हैं, उनका सिलसिला जारी है, वोटिंग हो रही है। और ये पीछे, ठीक हमारे पीछे ये पोलिंग बूथ है। जी शिवांगी, तो टाइट है देखिए सिक्योरिटी, और तस्वीरें दिखाने लगातार पोलिंग बूथ के बाहर की, जहां पर सुरक्षा को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर यहां पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। और अब तो ईवीएम का भी यहां पर कोई मसला नहीं है। जावेद जी, देखिए, चुनाव
जिस तरीके से कराए जाते हैं वो चुनाव की प्रक्रिया तो उसी तरीके से। अभी आदरणीय प्रदीप जी ने, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हम लोग तो बचपन से देखते रहे, और हमारे भाई मनोज जी शिक्षाविद है। मैं इनकी बातों से, राजनीतिक रूप से जो बातें कही है वो अक्षरशः सच है। और कोई भी राजनीतिक दल होगा, अगर वो लगातार सक्रिय रहेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है, उसके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है। और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से, आदरणीय प्रदीप जी आपसे भी मैं कह रहा हूं और मनोज भाई आपसे भी, निश्चित रूप से जो 5 साल का आपने कहा जो समय जनता ने हमें दिया है, आप देखेंगे कि एक बहुत अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर जो भी सवाल आएगा उस पर वो संघर्ष करने का काम करेगी। सदन तो सदन में रहेंगे ही रहेंगे, सड़कों पर भी उतर के संघर्ष की उस क्षमता का परिचय देंगे जिसकी आप लगातार हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी की बात कर रहे थे। वो दौर वापस आएगा निश्चित रूप से। एक लोकतंत्र में ये हमेशा रहता है, और जो लोग लोकतंत्र को जीते हैं, राजनीति को जीते हैं, कि जमीन को हमेशा जोतते और बोते रहना चाहिए, बोते रहना चाहिए, तभी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, वही स्थिति संगठन की होती है। अच्छा देखिए ना, लेकिन हम यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम सड़क पर क्या ही करेंगे आगे, अब आप ये स्वीकार है कि हम सड़क नहीं, पर ये मैंने नहीं कहा। देखिए ये, ठीक है ना, देखिए तो ये आप मुझे तो लगता है कि आप को जो बातें बातों में रखते हैं उन पर गौर कीजिए, और उसके बाद कैसे उसको आगे बढ़ाना है, मजबूती की जो आप बात करते हैं, आप मेरी बात को समझने के लिए उसको आप ध्यान में रखिएगा। आऊंगी मैं आपके पास जावेद जी, मैं चलती हूँ शोभित के पास एक बार फिर से। आगरा से शोभित लगातार बने हुए। शोभित जरा बताइए, क्योंकि आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर धांधली हो सकती है, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो हम चुनाव जीत जाएंगे। अभी रामगोपाल यादव जी का स्टेटमेंट था जो हमने भारत समाचार पर दिखाया है, तो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है वहां पर? देखिए, अगर आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर अब तक ऐसी कोई गतिविधि देखने को नहीं मिली जिसमें कोई दिक्कत हो। 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 9 सीट पे बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। 27 सीटों की बात है। ये सीट जो आगरा फिरोजाबाद की है, ये पहले सपा के पास थी, अब इस बार चुनाव हो रहा है, सरकार भाजपा की है। और इस समय लगातार जो देखा जा रहा है, इस पर सपा लगातार इसमें आरोप लगा रही है कि धांधली हो रही है या दिक्कतें हो रही हैं, प्रत्याशियों से गलत हो रहा है। लेकिन फिलहाल अब तक एक भी सूचना आगरा और फिरोजाबाद से ऐसी नहीं आई है जहां पर कोई धांधली की खबर आई हो। ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, यहाँ पे किसी की भी अंदर एंट्री प्रवेश हो ही नहीं सकता सिवाय वोटर के, या जो ऑब्जर्वर हैं या जो अधिकारी हैं उनके, वो भी जिनके पास प्रॉपर आई कार्ड होगा। यानी अगर अधिकारी भी बिना आई कार्ड के हैं, बिना उसके हैं, तो उनके भी अंदर प्रवेश नहीं होगा। तो इसलिए धांधली फिलहाल तो नज़र ऐसा कुछ नहीं आया और नहीं ऐसी कोई शिकायत सामने आई है। तो पैरामिलिट्री खुद चेक कर रही है। पुलिस को जो बी लाइन है वहाँ रखा गया है, तो इसलिए रखा गया क्योंकि पुलिस लोकल बॉडी होती है, पैरामिलिट्री एक स्वतंत्र एक निष्पक्ष चुनाव कराती है, इसलिए यहाँ पे तैनात की गई है। बेबी रानी मौर्य जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अंदर है, मत का प्रयोग कर रही हैं। अब से कुछ देर में उनसे ही बात करेंगे और पूछेंगे, क्योंकि लगातार भाजपा ये दावा कर रही है कि वो चुनाव जीत रही है और यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है। जी शिवंगी, बहुत बहुत शुक्रिया शोभित तमाम जानकारियों के लिए आपका। मैं चलती हूँ शमशी आजाद जी के पास। शमशी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप निर्विरोध तो जीत चुके हैं, लेकिन अभी जो 27 सीटें हैं, क्या यहाँ पर आपको लगता है कि सपा कहीं पर भी आपको पछाड़ पाएगी? जी शिवांगी जी, मैंने आपके कार्यक्रम में शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 34 से 35 सीटें लेकर आएगी, और ये हमारा विश्वास नहीं है, ये हमारे कार्य का पुरस्कार हमको मिलेगा कि जो हमने काम किया ज़मीनी सतह पर उतरकर। भारतीय जनता पार्टी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहती। जिस तरीके से अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में थे कि वो अकेले चलने की राजनीति कर रहे थे, न उन्होंने कोई चुनाव संचालन समिति बनाई, न उन्होंने कोई स्टार प्रचारकों की कमेटी बनाई। जहां भी चल रहे थे वो अकेले चल रहे थे, और उनके पीछे जो हुड़दंगों की भीड़ चल रही थी, जो तमाशबीन थे, जो मनोरंजन करने के लिए उनके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद लाल टोपी लगाकर कर रहे थे, नौजवान थे, जो उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि पूरा उत्तर प्रदेश हमारे साथ है। यहीं पर वो धोखा खा गए कि अगर वो अपने सीनियर लीडरों को लेकर चलते, उनकी राय मशवरे से काम करते, जिस तरीके से उन्होंने टिकट बंटवारे में काम किया कि बिल्कुल से जो बेकार थे उन लोगों को टिकट दे दिया, जिनको जनता ने
अपने मत से नकार दिया और ये साबित कर दिया कि हम उसको चुनेंगे जो जनता के बीच में रहता है, जो हमारे बारे में सोचता है, ना कि परिवार के बारे में सोचता है। तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल यहाँ पर साफ और क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव में जीत हासिल कर रही है और बहुमत के साथ हासिल कर रही है। चलिए जावेद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी तो देखिए आश्वस्त है कि वो जीतेंगे, आप भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष होगा तो हम भी जीतेंगे, लेकिन शमशी जी ने कहा कि एकला चलो आपने बहुत किया इस बार चुनावों में, एकला चलो एकला सोच, दोनों आपके लिए नुकसानदायक होंगे मुझे लगता है। देखिए ये अब शमशी भाई जो है हमारी पार्टी की समीक्षा कर रहे हैं, जरा अपनी पार्टी में समीक्षा कर ले, जो परिवारवाद का आरोप लगाया उसके बाद कहेंगे। देखिए बिल्कुल राम गोपाल जी ने बिल्कुल सच बात कही। आप उन महीन चीजों को देखिए, नियम के अनुसार किसी मतदाता को सहायक उसके परिवार के व्यक्ति को बनाया जा सकता है, लेकिन इस चुनाव में किस तरीके से मतदाताओं के सहायक उनके परिवार के बाहर से लोगों को बनाया गया, इसकी भी शिकायतें हुई। आज वो जो दमखम जो उस रणनीति के बल पर बातें हो रही है वो देखने की बात है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि 2007 से लेकर 17 तक ये कितने चुनाव लड़े स्थानीय निकाय में एमएलसी के, इनको पता है कुछ? कभी चुनाव लड़ने नहीं आए। ये कहां पर थे? आज जो इतना दमखम दिखा रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, ये किसके बल पर कर रहे हैं? सत्ता के अहंकार के बल पर कर रहे हैं ना। उसके पहले ये कहां थे? कब ये चुनाव लड़े? कब स्थानीय निकाय के मैदान को ये छोड़कर भागते रहे? ये शमशी जी जरा बताइए आप, ये कौन कौन से चुनाव लड़े? जावेद साहब 100 में से 33 सीटें विधान परिषद की हमारे पास पहले से है। अरे पहले से कैसे है? 2007 से 17 तक बताओ कितने चुनाव लड़े स्थानीय निकाय पर? नहीं वो तो देखिए एक जनता ने उस वक्त देखिए अखिलेश यादव को मौका दिया था और अखिलेश यादव को ये लगा था कि जो हमने बाप की विरासत पे कदम रखा ये हमेशा बरकरार रखेगी। हालांकि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से कार सेवकों पर गोली चला के किस तरीके से मुसलमानों को बहला के डरा के फुसला के दलितों को धमका के जो सत्ता हासिल की थी, उसको अखिलेश यादव ने किस तरीके से अपने निकम्मेपन से खत्म कर दिया है, ये भी आप देख लीजिए। तुम कुरान की कसम हाथ में लेकर खाओ, गोली क्या मुख्यमंत्री चलाता है? ये यहाँ पर कुरान और गीता की बात नहीं हो रही जावेद जी। आप देखिए आप धार्मिक मत बनिए यहाँ पर, आप धार्मिक मत बनिए यहाँ पर, आप यहाँ पर तथ्य की बात करिए। आप यहाँ पे गीता और कुरान की कसम खाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर डिबेट करने बैठे हैं। नहीं नहीं, आपको ये सब बातें करनी, यही आप लोगों की धार्मिक मानसिकता और गंदी मानसिकता का परिचय है यहाँ पर। आप यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं और आप यहाँ कुरान की कसम खाने की बात करते हैं। जाना था आप जैसे मुसलमानों पर, रमजान में आप इस तरीके की डिबेट कर रहे हैं, पर आप यहाँ पर कुरान की कसम खाने की बात कर रहे हो। हद हो गई जाहिलियत की आपकी, इतना अहंकार आपके अंदर आ गया है। झूठ बोल रहे तो आप उसको साबित करिए, आप उसको तथ्य दीजिए, सबूत दीजिए और उसको डिनाई करिए। मैं चैनल पे कह रहा हूँ, भारत समाचार के चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं आपसे माफी मांगूंगा जनता के बीच में अगर मेरी बात कोई गलत साबित हो गई। आप यहाँ पे कुरान की कसम खाने की बात करें, गीता की कसम की बात करें, ये सब बातें करनी है तो आप अपने मदरसे में जाकर बात करें, आप मस्जिद में जाकर बात करें। नहीं, आप यहाँ पर इस तरीके से गंदी मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं। मैं तो भारत समाचार के एडिटर से ये बात कहूंगा, उनके एंकर जो है उनसे मैं बात करूंगा और जो वहां पर गेस्ट कोऑर्डिनेटर उनसे बात करूंगा कि इस तरीके से गंदी मानसिकता के लोगों को अपने चैनल पे लाने की जरूरत क्या है? बात हो रही है, आप तथ्य पे बात करिए, मेरी कोई बात गलत है तो आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मैं आपसे माफी मांगूंगा चैनल के माध्यम से। आप यहाँ कह रहे हैं कुरान की कसम खाइए और जो है इमाम बाड़े के चल के वहाँ अलम पकड़ लीजिए, कोई बात होती है? पहली बार आपने बोला कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ, कुरान पे हाथ रख के तो मुझे लगता है कोई भी कसम नहीं खा पाएगा। कुरान का मसला यहाँ पर लाई क्यों? आप अभी आप जावेद जी यहाँ पर कुरान का मसला लाई क्यों है? आप फिर से कुरान और गीता पर जाएंगे और रामायण पर जाएंगे। गलत बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं जावेद जी आप अपने दिल पर हाथ रख के बता दीजिए, कुरान तो आप छोड़िए, आप कुरान तो छोड़िए, आप दिल पर हाथ रख कर बता दीजिए कि आप कितना सीरियस है एमएलसी के चुनावों को लेकर। आप जैसे लोग गंदी मानसिकता के और यहाँ पर आप कुरान और गीता, रामायण, राम मंदिर ये सब अभी मत लाइए। अभी यहाँ पर जावेद जी ये सब मत लाइए, मुद्दों पर बात कीजिए। जो सवाल है आपका, अगर शमशी जी कह रहे हैं कि आपके नेता, जावेद जी सुनिए, जावेद जी सुनिए, जावेद जी
जावेद जी सुनिए, थोड़ा गुस्सा शांत कर लीजिए, गुस्सा शांत कर लीजिए आप जावेद जी। धार्मिक बहस आपकी नहीं चल जावेद जी कूल डाउन, आप नहीं चला रहे हैं, कूल डाउन जावेद जी। मदरसे की डिबेट में यहाँ नहीं बैठे। गोली चलाने की बात, गोली चलाने की बात तो मत ही कीजिए। हाल ही में आपके विधायक का बयान अगर मैं सुना दूं तो आप क्या कहेंगे? मुसलमान को बदनाम करते हैं, क्या कहेंगे? आपने अपने हाल ही के विधायक का बयान सुना, अगर गोली चलाने की आप बात करते हैं तो बदनाम करते हैं, उनको शक की निगाह से जावेद जी देखा सुनिए, जाता है। पहले आप गोली चलाने की बात और यहाँ पर आप कुरान और गीता, रामायण, राम, ये सब मत लाइए अभी यहाँ पर बैठकर। आप भी तो हाथ रख के बताइए कि आपके पार्टी के नेता और यहाँ पर हिंदुस्तान देख रहा है, बयान नहीं दे रहे शर्म आनी चाहिए आपको, आपको माफी मांगना चाहिए। शमसी आजाद, माफी तुम मांगो, तुमने मुलायम सिंह नहीं नहीं, आप यहाँ पर कुरान की कसम खाने की बात कैसे कर ली आपने? यहाँ पर हर सबूत तुम्हारे पास, इसलिए मैंने कहा खाओ कुरान की कसम। आप सबूत के बारे में करिए, पूरा दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था। अधिकारी आदेश देता है मजिस्ट्रेट। अच्छा जावेद जी, ये अभी ना अभी आप मुद्दे को ना कहीं और लेकर जा रहे हैं। कोई बात हो जाती जावेद जी, आप मुद्दे को अभी कहीं और लेकर जा रहे हैं। लाना बंद कर दो, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। शिपा जी आपने एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम तरह के आते हैं, वोट आपने डाल दिया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या सब कुछ कहेंगे? देखिए, लोकल एमएलसी का चुनाव है, मैंने वोट डाल दिया है, मैंने वोट डाल दिया है। किसके पक्ष में डाल दिया सर? गुप्त मतदान होता है। कुछ बात कहना चाहें सर, दिल की बात? गुप्त मतदान होता है सर। बात समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। रामगोपाल जी कह रहे फेयर वोटिंग नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना सर? इस पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं। हाँ। देखिए, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ बहुत कुछ बयां कर रही है सर। वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ शिवपाल सिंह यादव को वोट देने के बाद जो मीडिया वाले हैं वो उनसे जवाब ले रहे थे कि किसको वोट डाला। हालांकि गुप्त होता है मतदान, ये सच है और इसको बताया नहीं जाता है, लेकिन इशारा उनका जो है वो साफ करता है कि वो कुछ नई प्लानिंग के साथ इस बार सामने आएंगे। आ रही हूँ जावेद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अभी तक हमने विधानसभा के चुनावों में देखा क्या हो गया? जावेद जी का संपर्क टूट चुका है। मैं शमशी जी के पास चलूंगी। शमशी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने शिवपाल यादव को सुना, वो ये कह रहे हैं कि मैंने किसको वोट दिया पता नहीं, अभी इंतजार कीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच। वो लगातार कह रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा वो कुछ कह नहीं रहे। विधानसभा के चुनावों में उनके सुर एकदम अलग थे, कहते बीजेपी को हराने के लिए हम कुछ भी करेंगे। आज वो खुलकर ना सपा का साथ दे रहे ना आपका साथ दे रहे, कि अंदर खाने बात चल रही है और ये वोट आपको चला गया शिवपाल यादव का। देखिए शिवांगी जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर थे, हालांकि वो ऑफिशियल प्रवक्ता हमारे ख्याल से नहीं थे, और उन्होंने जिस तरीके से मैदान छोड़ा है, तो आप यही समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल कर रही है और उनके एमएलसी के जो भी प्रत्याशी हैं वो जावेद जी की तरह ही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। आप यहीं से समझ लीजिए। रह गई शिवपाल यादव जी की बात, हालांकि बहुत अफसोस आया हमको जावेद जी के बयान पर कि यहाँ पर बात तर्कसंगत हो रही है और आपका चैनल जो है वो प्रतिष्ठित चैनल इस तरीके से यहाँ पर वो बात कर रहे थे कुरान की कसम और मस्जिद की कसम। तो इस तरीके से डिबेट में बात नहीं की जाती, आप तथ्यों पे बात करिए, सबूत पर बात करिए। हमारी कोई बात गलत है, मैंने कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ अगर मेरी कोई बात गलत होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए शिवपाल यादव जी का, तो शिवपाल यादव जी का दर्द जो है वो पूरे हिंदुस्तान से छुपा नहीं है। किस तरीके से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की सत्ता में किस तरीके से हाशिए पर आए, किस तरीके से उनको बेइज्जती और शर्मनाक हादसों का शिकार होना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया और बहुत मजबूत संगठन, समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत आदमी शिवपाल यादव कहा जाता था, जिसके पास संगठन था, जो जमीन पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलता था और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलता था। और ये सभी ने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक संगठन तैयार किया, जबकि उनके पास ना किसी का सपोर्ट था और उनके पास समाजवादी पार्टी का विरोधाभास भी था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ जाकर, जातिवाद के खिलाफ जाकर, अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर एक संगठन तैयार किया। और उसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर बैठ के रामगोपाल यादव जी ने, सभी लोगों ने मिलकर बैठ के परिवारवाद को एक बार फिर जगाने की। तो परिवारवाद को जगाने की बात की, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने फिर एक बार वही काम किया जिसके लिए वो मशहूर हैं कि धोखे की राजनीति करते हैं और हमेशा से धोखा देते चले आए हैं। चाहे वो परिवार को धोखा देने की बात हो, चाहे जनता को धोखा देने की बात हो। 60 सीटों की बात, तो धोखा तो 60 सीटों की बात करते करते अखिलेश यादव ने
ये धोखा आपके लिए शायद फायदेमंद हो सकता नहीं, है। हमारे लिए तो देखिए फायदेमंद, हम इनके बारे में सोचते ही नहीं। अच्छा। हमको जनता के बारे में सोचना है, हम इनके बारे में नहीं सोचते। हम अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं और हमारे मतदाता जो है उनके बारे में सोचते हैं। हम अपना क्यों फालतू में व्यर्थ अपना समय व्यर्थ करें। अपना शिवपाल यादव जावेद अहमद जी तो चले गए डिबेटी छोड़कर, तो मुझे तो लगता है उनको रुकना चाहिए था। वो मजबूती नहीं दिखा पाए डिबेट में अपनी, वो सवालों के और जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, उनको भागना उचित लगा। तो ऐसे अगर सपा बैकआउट होती रहेगी हर जगह से तो कैसे ही काम चलेगा। शिवपाल यादव को आपने सुना, उनकी चर्चा भी बहुत है इस बार, वो भी कुछ कह नहीं रहे कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी क्या शिवपाल इशारा जी है ने ये? अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं, वो हाँ। अपने वक्त आने पे कार्ड खुलेगा, जो भी उनकी बातचीत चल रही होगी, इसीलिए वो शायद अपना मन नहीं बना पा रहे हैं कुछ कहने के लिए। और रही बात जावेद साहब की, वो अपनी बात अपना पक्ष रख रहे थे। अब हो सकता है कि कोई टेक्निकल फ्लॉ हो जिसकी वजह से वो आउट हो गए हों, और लेकिन बस ज़रूरत इस बात की है कि सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष को बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है, और मौका है कि सदन से लेकर सड़क तक अपने मुद्दों को लेके आएँ, और 24/7 राजनीति करनी पड़ेगी। नेताओं को, विपक्ष को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से जो हाल है, हम लोग जो देख रहे हैं कि बीएसपी का या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का, तो विपक्ष को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। उसके लिए लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, डायलॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि जनता से डायलॉग बहुत ज़रूरी है, अपने वर्कर के साथ, अपने नेताओं के साथ और साथ में जनता के साथ। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जब आप जनता के बीच में जाएंगे तभी उसका फायदा मिलेगा। चलिए मनोज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, और आखिरी कमेंट आपसे मेरा कि इस बार जो 27 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है सुबह 8 बजे से, आपको लगता है इसमें सपा एक भी सीट जीतेगी? देखिए, अपनी बात जो पिछली बात थी उसको पूरा कर दूं, इसके बाद मैं इस पर आ जाता हूं जो आपने प्रश्न पूछा है। समय भी कम होगा। हाँ बिल्कुल। शमसी जी कुछ कह रहे थे तो बात वो पूरी अधूरी रह गई। संगठनात्मक बात हुई, 1885 में कांग्रेस बनी, बरतानिया हुकूमत थी, और 1915 में गांधी जी आए, और उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलनों में बड़ी ताकत होती है, संगठन में बड़ी ताकत होती है, और बरतानिया हुकूमत को भी जाना पड़ा। एक दूसरा कि कभी सदन में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 सांसद थे, लोकसभा में 2 सांसद थे, 84 के 2 सांसद थे, लेकिन संगठनात्मक रूप से संगठन अपना काम करता रहा, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्योंकि कार्यकर्ता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बीच में कोई न कोई ऐसा कार्यकर्ता जरूर आएगा। अगर कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवाद से हट के पार्टी है, तो और अटल जी ने उस समय भी कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो मेरे कहने का मतलब शमसी जी, संगठनात्मक बातें थी कि जहाँ भी परिवार है, परिवार में भी संगठनात्मक रूप से जहाँ चीज़ें अनवरत चलती रहती। अब रही बात, तो देखिए एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, राम गोपाल जी का भी बयान आ गया, अभी शिवपाल जी को आपने सुना। तो बहुत कुछ चीज़ें जो हम लोग अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, एक ला में रेस इप्सा लुकेटर, फैक्ट्स स्पीक्स इटसेल्फ, तथ्य स्वयं बोलते हैं या परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। तो अकलमंदे इशारा काफी, और परिस्थितियों ने बता दिया कि ये चुनाव सत्ता का है और सत्ता के पक्ष में जा रहा है। कुछ सीटें जीत पाएगी मुझे जब समाजवादी पार्टी 35 जीत सकती है तो भैया ये चाहेंगे कि वो रिकॉर्ड तोड़ दे, ये 36 में 36 जीतेंगे। अभी वो तो उनके प्रवक्ता 34-35 कर रहे हैं। अरे जब ये 35 जीत चुके हैं तो वो 35 भला क्यों पसंद करेंगे? वो तो उन्हें बताना है कि देखो, आपका संगठन सत्ता में रहते हुए अगर 35 है तो हमारा संगठन सत्ता में रहते हुए 36 है। चलिए 35 नहीं 36 है। जी, आपकी बातों से खुश भी बहुत हो रहे हैं, बार-बार आपका धन्यवाद, आभार जता रहे वो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। तो एमएलसी के चुनावों की जंग देखिए बहुत पहले से चल रही थी, आज वोटिंग हो रही है, 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद नतीजे 12 अप्रैल को होंगे। किसको बहुमत का आंकड़ा मिलता है इस पर नजर रहेगी। धन्यवाद।